हेलो दोस्तों। तो आज हम चालू करने वाले हैं कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.5। पिछली क्लास में हमने 1.4 प्रश्नावली अच्छे से कंप्लीट कर ली है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो 1.5 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। देखो, परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे। जैसे यहाँ पे परिमेय संख्या है और इसमें घटाना क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या से हम अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या आता है, इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। तो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.5। तो यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में समझ लेते हैं। परिमेय संख्या वो संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक हो। ठीक है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक होने चाहिए। q जो है कि जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हर जो है कि जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q सह अभाज्य होने चाहिए। सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य का मतलब ये हुआ, p और q दोनों का मासा मतलब HCF एक होना चाहिए। मासा HCF बोले एक होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब सह अभाज्य में आप कंफ्यूज नहीं होना। जैसे 4, 3 इन दोनों का मासा क्या है, एक है। या आप ये बोल सकते हैं दोनों के बीच में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, केवल एक के सिवा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं 5 और 7 इन दोनों में क्या है कॉमन। दोनों ऐसी संख्या है जिसमें दोनों से भाग जाता हो, केवल एक है, बाकी और कोई भी संख्या नहीं जिसमें दोनों का भाग जाता हो। तो इनका HCF क्या आएगा, मासा क्या आएगा, एक आएगा। ठीक है, तो सह अभाज्य होना चाहिए, मतलब उन दोनों संख्याओं का जो मासा हो एक होना चाहिए। ठीक है, तो p/q जैसे 4/3 लिखिया, ये परिमेय संख्या है। 6/8 लिख दिया, ये अभी परिमेय नहीं है, इसको हम सरलतम रूप में करेंगे। ये 3/4, अब ये परिमेय संख्या है। देखो, इन दोनों का HCF मासा एक आएगा, इन दोनों का मासा एक नहीं आएगा, इन दोनों का मासा 2 आएगा। तो ये अभी सरलतम रूप में नहीं है। ठीक है, इसको हम सह अभाज्य बनाएंगे। अब ये हमने सह अभाज्य बना दिया, तो ये परिमेय संख्या हो। अब क्वेश्चन आता है, 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। 0/1 एक कर सकते हैं ना, कोई भी संख्या लिख के हम उसके नीचे एक कर सकते हैं। तो 0 एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे p 0 है, q 0 नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या है, परिमेय संख्या की परिभाषा में क्या कहता है, q 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो चलेगा, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में आपने समझ लिया। अब हम अपरिमेय संख्या समझते हैं। अपरिमेय संख्या वो संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो जहाँ p और q पूर्णांक हो, ठीक है, p और q पूर्णांक हो, उसमें भी इसमें भी। ठीक है, यहाँ पे भी q 0 नहीं होना चाहिए। आप ये समझिए, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, रूट वाली संख्या होती है, जैसे √3 √2, मतलब आप ये समझिए वर्गमूल अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वो संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से नहीं कटती है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल ही अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो जैसे √3 √2, अब इनका जो है कि मान निकालेंगे ना, जैसे √2 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 1.414, ये 2 8 5 6 कुछ भी आएगा, लेकिन यहाँ पे ये रुकता नहीं जाएगा, लिखता जाएगा, मान आता जाएगा और रिपीट भी नहीं करेगा। मतलब ये वाला मान दोबारा रिपीट नहीं करेगा, आता जाएगा लेकिन रिपीट नहीं करेगा। ये अनंत तक चलता रहेगा जब तक हम इसको निकालते रहेंगे। तो ये जो मान रुकता नहीं है ना, इसीलिए ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगा। अगर ये इसका किसी संख्या का मान जैसे मान लिया 6, जैसे किसी संख्या का मान आया 4.3245, अब जाके यहाँ पे रुक गया, तो ये जो है कि एक परिमेय संख्या होती है, और जिसका मान नहीं रुकता, रिपीट भी नहीं करता है,
वो अपरिमेय संख्या होती है। अगर जैसे रिपीट होता है 3.44444, ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, मतलब मान कहीं जाके रुक जाए तो भी परिमेय संख्या है, अगर मान रिपीट कर रहा है बार बार तो भी परिमेय संख्या है, अगर मान रिपीट नहीं करता है और रुकता भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय के बारे में हमने समझ लिया। अब यहाँ पे आपको इस प्रश्नावली को करने से पहले कुछ नियम के बारे में समझना होगा। ठीक है, जैसे अगर हम परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं, अपरिमेय संख्या, अगर हम परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमारी क्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। ये आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, अगर हम परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो अपरिमेय संख्या ही आएगी, अगर हम अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो अपरिमेय ही आएगी, दोनों तरह से अपरिमेय ही आएगी। ठीक है, अगर हम परिमेय संख्या में, यहाँ पे परिमेय संख्या, अपरिमेय को हम जोड़ रहे हैं, अपरिमेय को जोड़ रहे हैं तो भी हमारी अपरिमेय ही आएगी, अपरिमेय। ठीक है, दोनों तरह से जोड़ने घटाने पर दोनों में अपरिमेय ही आएगी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जैसे परिमेय संख्या, अगर इसमें आपने अपरिमेय संख्या जोड़ दी तो अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, इसमें परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या में हमने गुणा किया अपरिमेय का, अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या ही आएगी, दोनों इसमें भी अपरिमेय ही आएगी। ठीक है, अगर परिमेय संख्या में हमने भाग दिया अपरिमेय संख्या का तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या ही आएगी, मतलब चारों कंडीशन में अपरिमेय संख्या आएगी। अगर ये पहले लिखा है अपरिमेय संख्या में हमने परिमेय संख्या का भाग दिया तो भी अपरिमेय संख्या है, तो ये रूल आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो लिखते हैं पहला 2 - √5। अब ये परिमेय है कि अपरिमेय हमें बताना है। देखो ये क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय। तो परिमेय संख्या से हम क्या घटा रहे हैं, अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं। देखो यहाँ पे परिमेय संख्या से हम क्या घटा रहे हैं, अपरिमेय संख्या, तो कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको लिख देना है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, आपको ये रूल याद रखेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 3 + √23 कोष्टक -√23। ठीक है, अब देखो इसको पहले हम हल करेंगे क्योंकि ये कोष्टक के अंदर है, कोष्टक को हटाएंगे हम, √23 - √23। अब एक √23 प्लस का है और एक √23 माइनस का है, तो ये कट जाएगा ना, प्लस माइनस घट जाएगा, कट जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3, अब 3 बच रहा है, तो 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, यह जो पूरी संख्या है यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2√7/7√7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अंश और हर, अंश में यहाँ पे √7 है और हर में भी √7 है, तो ये दोनों कट जाएंगे √7 से √7, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये समझ लीजिए, /7 × √7, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब √7 से √7 काट सकते हैं, यहाँ पे भी काट सकते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया। अब क्या बच रहा है, 2/7 हमने p/q के रूप में लिख दिया, p और q दोनों पूर्णांक हैं, तो क्या हो गया, इसको ये परिमेय संख्या हो गई, तो यहाँ पे लिख लेंगे यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम चौथा क्वेश्चन चालू कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है 1/√2। ठीक है, 1/√2। अब यहाँ पे 1 जो है कि वो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 जो है कि अपरिमेय संख्या है, तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ये पूरी जो है कि अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या में हम किसका भाग दे रहे हैं, अपरिमेय संख्या का भाग दे रहे हैं। अभी हमने बताया परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो क्या आती है, अपरिमेय संख्या ही आती है।
तो इसको हम लिख देंगे यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा पार्ट है इसका, 2 पाई, ये पाई है, ठीक है। मतलब पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पाई अपरिमेय संख्या, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या में हम किसका गुणा कर रहे हैं? परिमेय का गुणा कर रहे हैं। तो ये पूरी क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा कर रहे हैं। जब हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो क्या आता है? अपरिमेय संख्या आती है। अभी हमने लिखाया हुआ है, ठीक है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या क्यों होते हैं, ये आगे क्वेश्चन है 3रा नंबर, उसमें हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब यहाँ पे पहला व्यंजक ये है, दूसरा ये है, तीसरा, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। चारों को हमें सरल करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 + √3 कोष्टक बंद, और दूसरे कोष्टक में है 2 + √2। तो यहाँ पे देखो कोष्टक है और इसके बगल में कुछ भी चिन्ह नहीं है। यहाँ पे कोष्टक के बीच में दोनों में कोई भी चिन्ह नहीं है। जब कोई भी चिन्ह नहीं होता कोष्टक के बगल में, तो आप समझिए गुणा का चिन्ह होता है। इन दोनों को आपस में हमें गुणा करना है। गुणा करके जो आए सेम वही आंसर होगा, ठीक है। इसमें भी गुणा करना है, इसमें भी गुणा करना है, और इसमें a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। देखो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, या आप इसको डबल बार लिख कर गुणा कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें सरल करना है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है 3 + √3 और 2 + √2, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई कैसे करना है आप ये इसका पहले वाले कोष्टक का पहला पद देखिए 3 है, और दूसरे वाले कोष्टक का पहला पद क्या है? 2 है। तो इन दोनों का पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब इस 3 का हम पहले वाले पद का इस वाले में गुणा करेंगे। अभी हमने 2 में कर दिया है, अब इस 3 का इसमें करेंगे। तो 3 का √2 में करेंगे, दोनों प्लस में है तो प्लस का चिन्ह आएगा। 3 √2 आ जाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा कि आप √6 कर दीजिए, वो गलत हो जाएगा। इसमें रूट नहीं लगा तो ये बाहर रहेगा, और ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर। अगर इसमें भी रूट होता तब √6 हो जाता, ठीक है। अब 3 का तो हमने इसमें पूरे में कर दिया, अब इस √3 का हम इसमें करते हैं, ठीक है। एक कोष्टक ले लीजिए आप, उसके फिर दोनों पद का गुणा दोनों में दूसरे वाले कोष्टक में कर दीजिए, ऐसे ही करना है, ठीक है। इसका हमने 3 का इसमें गुणा कर दिया है। अब इस √3 का हम इसमें करेंगे, दोनों प्लस में है, ये √3 प्लस में है। अब जिसमें गुणा करने जा रहे हैं 2, वो भी प्लस में है तो प्लस में आएगा। √3 का 2 में गुणा करेंगे, 2 √3 आएगा। अब √3 का गुणा √2 में करेंगे, दोनों प्लस में है, प्लस का आएगा। √3 √2 मतलब √6 आ जाएगा। अब इसके अंदर गुणा हो जाएगा। अगर इसमें रूट ना लगा होता तो इसके बाहर आता, ठीक है। रूट के अंदर दोनों है तो अब रूट के अंदर संख्या आएगी गुणा में, ठीक है, 6। अब देखो क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते हैं। क्यों नहीं जुड़ सकते? क्योंकि अंदर देखो इसके अंदर √2 है, इसके अंदर √3 है, तो मतलब ये जब सेम नहीं है तो जुड़ नहीं सकता है, ठीक है। अब जब जुड़ नहीं सकता है तो सेम ये कोई भी आपस में नहीं जुड़ सकते, तो आंसर हमारा यही आएगा। हमको दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं, यही आएगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं हम। दूसरा पार्ट है 3 + √3 का गुणा करना है 3 - √3 में, ठीक है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह नहीं है, लेकिन हमें गुणा ही करना है, क्योंकि कोष्टक के बगल में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं a + b a - b, फार्मूला बन रहा है। क्या होता है? a + b और a - b फार्मूला होता है ना, a² - b² होता है ना। तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं ये वाले सूत्र से। अब मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पहले हम किसका? इस 3 का इसमें पूरे में करेंगे, तो 3 का 3 में करेंगे, 3 त्रिक 9 आ जाएगा, दोनों प्लस में है, प्लस का 9 आएगा। अब 3 का माइनस के √3 में करेंगे, ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है, प्लस माइनस गुणा माइनस ही आता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह ही रखेंगे। 3 का गुणा √3 में करेंगे, तो ये रूट इसमें नहीं लगा है तो ये बाहर आ जाएगा, और ये इसमें रूट है तो ये अंदर रहेगा, ठीक है। तो 3 का हमने गुणा इसमें कर दिया। अब इस √3 का गुणा हम इस वाले कोष्टक में करेंगे, तो √3 का पहले हम 3 में करेंगे, दोनों प्लस में है तो प्लस का ही आएगा, तो ये 3 √3 हो जाएगा। क्योंकि ये इसमें रूट नहीं लगा हुआ है तो इसको हम बाहर लिख देंगे, और जिसमें रूट लगा है उसको हम अंदर कर देंगे, ठीक है। अब ये इस √3 का हम इस √3 में करेंगे, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो चिन्ह माइनस का ही आएगा। √3 का √3 में करेंगे, कितना आ जाएगा? √9 आ जाएगा।
ठीक है, इसको अब एक बार लिखेंगे 9। अब ये देखो रूट 3 माइनस का है और 3 √3 प्लस का है और दोनों सेम है, तो यहाँ पे घट जाएंगे, कट जाएंगे, जीरो ही आ जाएगा। घटा देंगे तो जीरो ही आएगा ना, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो हम यहीं पे काट देते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या बचा, माइनस का √9। अब 9 का हम √9 का वर्गमूल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप √9 का वर्गमूल ले लेंगे, 3 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब 9 से हम कितना घटाएंगे, 3, क्या आएगा, 6। तो दूसरे का चालू किया, क्या आया, 6 आया। ठीक है, अब तीसरे को चालू कर लेते हैं। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर लगा है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, कक्षा 6वीं से है शायद ये, तो इसको तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, √5 + √2 और इसको कोष्टक में √5 + √2, डबल बार हमने लिख दिया, स्क्वायर लगा है, डबल बार हमने लिख दिया। इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप अब ऐसे सीधा, या आप फार्मूला लगाना चाहें तो फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करना तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, इसमें हम फार्मूले के हिसाब से आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, a² मतलब यहाँ पे a की जगह क्या है, √5 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर, b की जगह क्या है, √2 है ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 तो फार्मूले से होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना। बस इसी फार्मूले में हम सेम इसको रख देंगे। a की जगह √5 है, b की जगह √2 है, सीधा सा आगे हम लिखते चले जाएंगे। a √5 है, b √2 है। अब देखो √5 का स्क्वायर मतलब √5 का डबल बार गुणा, स्क्वायर मतलब डबल बार गुणा, क्या हो जाएगा, √25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल ले लेंगे, 5 ही आ जाएगा। तो मतलब आप यहाँ पे ये समझिए, अगर पूरे का रूट लगा है और पूरे का स्क्वायर लगा है साथ में, तो आप रूट को हटा दीजिए, स्क्वायर को हटा दीजिए, जो संख्या हो उसको सेम लिख दीजिए। यहाँ पे रूट लगा है, स्क्वायर लगा है, तो रूट स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, सीधा 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी वही हाल है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 और √5 √10, तो √10 का √5 का √2 में गुणा हो जाएगा, √10 हो जाएगा। और इसमें रूट नहीं लगा है तो ये बाहर रहेगा, तो √2 √10। ठीक है, 5 और 2 जुड़ जाएगा 7, 2 √10, ये तो जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आंसर हमारा इतना ही है। ठीक है, अब हम चौथा पार्ट देख लेते हैं इसका। तो चौथा पार्ट है √5 माइनस है। ठीक है, माइनस √2 √5 प्लस √2, a - b a + b फार्मूला लगा सकते हैं आप। ठीक है, इसको हटा लेते हैं, a - b a + b जैसा हमने दूसरे क्वेश्चन में लगाया, क्या, a² - b²। ठीक है, इस फार्मूले से भी आपको हम बता दे रहे हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप मल्टीप्लाई करिए, पहले इसका इसमें करिए, √5 √25 हो जाएगा, फिर √5 का √2 में करिए, 5 दूनी 10, दोनों प्लस का √10 आ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करना तो हमने बता दिया, आप फार्मूले से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे a² - b² क्या होता है, एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। सीधा सा हम यहाँ पे लिख लेंगे, a² मतलब यहाँ पे a की जगह √5 का स्क्वायर माइनस b² किए हैं, √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे मतलब डबल बार गुणा, √25 आ जाएगा। तो 25 के हम वर्गमूल ले लेंगे, क्या आएगा, 5। सीधा सा हमने बताया, अगर स्क्वायर पूरे का रूट लगा है, स्क्वायर भी लगा है, तो आप स्क्वायर रूट दोनों हटा दीजिए, जो संख्या हो उसको लिख दीजिए। यहाँ पे भी वही करना है। तो 5 से 2 घटा 3, तो चौथा पार्ट भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखो, पाई जो है कि एक अपरिमेय संख्या हमें पता है, ठीक है, और c जो है कि वृत्त की परिधि है और d व्यास है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखो, तीसरा क्वेश्चन है, पाई जो है कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या
है हमें पता है। अब आपको नहीं पता क्यों अपरिमेय संख्या है, आप ये समझिए। पाई का मान आप सोचते होंगे 22/7, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो ये पूरी परिमेय संख्या क्यों नहीं है, अपरिमेय संख्या क्यों है? देखो पाई का जो मान 22/7 है वो एक्चुअल मान नहीं है, ये पूरा रियल मान नहीं है। इसका जो मान होता है वो 1.414 मतलब 28 ये आगे आता जाता है और रिपीट भी नहीं करता और रुकता भी नहीं है। लेकिन 22/7 तो हमने ये मान लिया है, ठीक है, बाकी ये रियल मान नहीं है। इसका मान जो है कि ऐसा है कि इसको P/Q के रूप में हम लिख ही नहीं सकते। जब ये आगे कहीं रुकता ही नहीं है और रिपीट भी नहीं करता है तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो पाई का मान जो है कि ये नहीं होता, आप इससे मत समझिए, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका मान जो है कि रियल मान लिखेंगे तो रुकता ही नहीं है, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाती। अब इसमें बोलता है C/D, पाई C/D। पाई एक अपरिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या क्यों है, C/D ये परिमेय संख्या क्यों है? क्वेश्चन में कहता है पाई एक अपरिमेय संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है, C/D है तो इसके बराबर ना, तो ये क्यों अपरिमेय संख्या नहीं है? अभी हमें लगता है ये परिमेय संख्या है लेकिन ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये इसके बराबर है, पाई के बराबर है, तो मतलब ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। इसमें चाहे C हो चाहे D हो, कोई एक अपरिमेय संख्या होगी तभी ये पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कथन में जो विरोधाभास है वो कुछ नहीं है, ठीक है, कोई विरोधाभास नहीं है इसमें C या D, D या C कर दें, D या C एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें इतना ही समझना है। अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर हमें √9.3 को निरूपित करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम इसकी आकृति बना लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास पटरी होना चाहिए, प्रकार होना चाहिए और चांदा होना चाहिए। तो अभी वो हमारे पास अवेलेबल अभी नहीं है, तो लेकिन हम इसमें जो भी आपको बताएंगे आपको कैसे करना है सेम आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे 9.3 सेंटीमीटर। ये हमने 9.3 सेंटीमीटर एक रेखा खींच ली। आपको पटरी से ही खींचना है, ठीक है। यहाँ पे ए बिंदु ले लेते हैं और इसको हम बी ले लेते हैं। ये टोटल कितनी है, 9.3 है, ठीक है। ये हमने 9.3 सेंटीमीटर उसमें आप बना होता है, आप उसके हिसाब से खींच सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर और इधर बढ़ा लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने बढ़ा लिया। इसको हम जो है कि सी बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रकार की नोक यहाँ पे रखना है और इसको आधे से ज़्यादा दूरी यहाँ तक ले लेनी है, ठीक है। इसके बाद इसको समद्विभाजित करना है, मतलब इस रेखा को हमें जो हमने ऐसी बनाई है इसको हमें समद्विभाजित करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ पे प्रकार रखेंगे और एक ऐसे चिन्ह लगाएंगे और इधर मतलब चाप काटेंगे और यहाँ पे प्रकाश रखेंगे, एक ऐसे चाप काटेंगे। सेम इसी प्रकार से हम एक इधर भी काट देंगे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे रखने के बाद हम सेम ऐसे काट देंगे। अब ये इन दोनों को हम मिला देंगे, इस चाप जो है जहाँ पे मिलेंगे यहाँ से हम ऐसे इसको मिला देंगे, ठीक है। मान लिया यहाँ पे कहीं समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब प्रकार की नोक हमारी यहाँ पे रखनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने प्रकार को बढ़ा लिया है, ठीक है। ए से इस बिंदु का हम नाम लेते हैं ओ। ये समद्विभाजित करता है, मतलब ए ओ बराबर ओ सी, बराबर दूरी है, ठीक है। ए ओ और ओ सी की दूरी बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ तक बढ़ाएंगे, फिर हम एक चाप दे देंगे ऐसे, ठीक है। इसको हम ऐसे सी पे आएगा, यहाँ पे सी से मिला देंगे। आपको ये चाप देनी है, ठीक है। यहाँ पे अभी सही से नहीं बन पा रहा है लेकिन आपको पूरी सामग्री के साथ ही आपको बनाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी बी के पास हम यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री की एक रेखा खींचनी है, ठीक है। आपको किससे खींचेंगे, आपको चांदा की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे चांदा रखेंगे और ऐसे 90 अंश की एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे आपको प्रकार रखना है, प्रकार की नोक रखने के बाद आपको यहाँ तक बढ़ा लेना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यह हालांकि अभी कुछ कम सही बना है और ऊपर जाना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। यहाँ पे रखने के बाद फिर आप प्रकार की नोक को फिर ऐसे करके एक चाप लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ आके जाके ऐसे रेखा बढ़ाने के बाद यहाँ पे कहीं मिलेगा, ठीक।
अब यही दूरी हमें निकालनी थी, इसका हम नाम दे देते हैं n नाम दे देते हैं, इसका m नाम दे देते हैं। यही दूरी हमें निकालनी थी, तो ये दूरी कितनी है, √9.3। ठीक है, BM की दूरी क्या निकली, BM की 9.3, BN की भी 9.3 होगी। ठीक है, तो यही दूरी हमें निकालनी थी। तो चौथा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमें यही √9.3 निरूपित करना था, तो हमने निरूपित कर दिया। अब हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है कि हर में अपरिमेय संख्या है, इसको हमें क्या बनाना है, परिमेय संख्या बनाना है, इसलिए हम हर का परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है, इनको हम सभी को सॉल्व कर लेते हैं। तो पांचवे का पहला पार्ट है 1/√7। अब हर में जो है कि अपरिमेय संख्या है और अंश में परिमेय संख्या है, तो हर में अपरिमेय संख्या हमें नहीं रखना है, परिमेय संख्या रखना है, इसीलिए हम हर का परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा सा देखो हर में क्या है, √7, इसी का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √7/√7। ठीक है, इस √7 का 1 में होगा √7 आ जाएगा, इस √7 का √7 में होगा क्या आएगा, √49 आ जाएगा। √7, अब 49 का वर्गमूल ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। परिमेयकरण करने के लिए हमने क्या समझा, हर में जो हो रूट में लगा हो, सीधा उसको अंश बटे हर में गुणा कर देना है, आगे हल कर लेना है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जैसे देखते हैं, दूसरा पार्ट है 1/√7 माइनस √6। ठीक है, ये 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें डबल पार्ट हो गए। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है ना, तो हम इसका विपरीत संयुग्मी का गुणा करेंगे, मतलब √7 प्लस कर लेंगे, माइनस लगा होगा तो प्लस कर लेंगे, सेम लिख देंगे। ठीक है, ये हमने सेम का गुणा किया है, बस यहाँ पे माइनस था, प्लस लगा दिया। अगर एक संख्या हो तो सेम उसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अगर दो डबल भाग में है तो आपको प्लस माइनस का चिन्ह जो भी होगा उसको चेंज करके अंश और हर में गुणा कर देना है। अब इस √7 प्लस √6 का किस में होगा, 1 में होगा, तो सेम यही आ जाएगा, √7 प्लस √6, ऊपर वाले में गुणा होगा 1 में, तो सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है ना। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो पहले √7 का √7 में होगा, फिर √7 का √6 में होगा, फिर माइनस √6 का इस √7 में होगा। आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, सीधा सा आपको फार्मूला आता है तो आप फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी। ठीक है, क्या होता है, a² माइनस b²। a की जगह √7 है, b की जगह √6 है, तो लिख देंगे। ठीक है, अब √7 प्लस √6, a² मतलब √7 का स्क्वायर। अभी हमने बताया अगर रूट लगा है स्क्वायर भी लगा है तो सीधा सा हटा दीजिए उसको, इधर भी हट जाएगा 6। तो √7 माइनस प्लस √6, 7 से 6 घटाया, क्या आया, 1 आया। तो हर में क्या है, हर में एक क्या आ गए, परिमेय संख्या आ गई। हमें परिमेय ही बनाना था, परिमेयकरण करना था। ठीक है, अंश में अपरिमेय है लेकिन हर में परिमेय आ गई, तो यहीं तक हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तो तीसरा पार्ट है 1/√5 प्लस √2। इसमें भी हम संयुग्मी का गुणा करेंगे, सेम माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस थी, हमने माइनस लगा दिया। अब इस वाले भाग का 1 में गुणा होगा तो सेम यही आ जाएगा। अब इस वाले का इससे सेम गुणा होगा तो देखो a प्लस बी a-b का हो जाएगा फार्मूला। अभी हमने बताया a प्लस बी a-b का फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। ये a है, ये b है, तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये a माइनस बी, a प्लस बी a-b। ठीक है, तो सीधा सा हम ये रख लेंगे मान, a² माइनस b²। a² क्या है, √5 है, b² क्या है, √2 है। ठीक है, इस वाले का 1 में गुणा करेंगे, इसीलिए हम सेम इसको लिख देते हैं। ठीक है, माइनस √2। अगर पूरे में रूट लगा हो और स्क्वायर भी लगा हो तो सेम हटा दीजिए, रूट को भी स्क्वायर को भी, 5 बचेगा। इसमें भी सेम ऐसे है, 2 आ जाएगा। √5 माइनस √2, 5 से 2 घटाया 3। अब हर में क्या आ गई, हर में एक परिमेय संख्या आ गई, 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 3 लिखा है तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, दोनों पूर्णांक भी हैं और परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब चौथा पार्ट देख लेते हैं। तो चौथा पार्ट है 1/√7 माइनस 2।
अब इसको हम कैसे करेंगे, √7 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या से हम परिमेय संख्या को घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो √7 - 2 अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, परिमेय करेंगे। तो √7 + 2 बटे √7 + 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। √7 + 2 का किस में होगा, 1 में, तो सेम यही आ जाएगा। अब √7 + 2, √7 - 2 क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है a² - b²। तो √7 का स्क्वायर, b² मतलब 2 का स्क्वायर, √7 + 2, √7 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 49 आएगा। 49 के वर्गमूल ले लेंगे 7 आएगा। यहाँ पे पूरे में रूट लगा है, 2 स्क्वायर भी लगा है तो 7 ही आ जाएगा, हट जाएगा दोनों चीज़, अभी हमने बताया। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 2 का डबल बार गुणा करेंगे 4 आ जाएगा ना। तो √7 + 2, 7 से कितना घटाएंगे, 4, क्या आएगा, 3। अब हर में देखो, अब परिमेय संख्या आ गई 3, 3 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी, इसका भी हमने परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण करने का मतलब सिंपल सा, अगर हर में अपरिमेय संख्या है तो उसको हम गलत समझेंगे, हमें परिमेय करना है, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन में अगर आप लास्ट में हर में अपरिमेय संख्या आ रही है तो आप उसको परिमेय जरूर करिएगा, ठीक है। इसीलिए हम हर का परिमेयकरण करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो हमारी प्रश्नावली 1.5 अच्छे से कंप्लीट हो गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।